सीओ साहब मेरे को मिले। उन्होंने मेरे से कहा कि हमारे अब ऑर्डर्स हैं मेघना पार करने। मैंने कहा साहब मेघना नदी 16 किलोमीटर चौड़ी है, हम लोग तैर के नहीं जा सकते, 16 किलोमीटर चौड़ी। मैंने कहा फिक्र मत करो, हेलीकॉप्टर से क्रॉस करेंगे। जब मुझे कहा गया कि आपने मेघना नदी को पार करना है अपने टैंकर के साथ, तो मुझे उसका दूसरा बैंक दिख नहीं रहा। मुझे नहीं दिख रहा था कि मैंने कहाँ जाना है। मुझे ये मालूम था कि ये सर्किल है। जनरल जगजीत सिंह उन्होंने मना किया कि ये बहुत खतरनाक काम है, यू विल गेट इनटू डिफिकल्टी ऑन द अदर साइड। तो सगत ने बोला कोई बात नहीं, मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। रात को मुझे उन्होंने हुक्म दिया कि मैं जाकर मेघना के दूसरी तरफ ऐसी साइट सिलेक्ट करूं जहां के ये हेलीकॉप्टर जाकर लैंड करेंगे हमारे ट्रूप्स के साथ। The helicopter was not qualified for night flying. हम टेक ऑफ करें कंपस में। कंपस में हमको डायरेक्शन तो दिख गया है, घड़ी देख के 14 मिनट या 13 मिनट करके लैंड करो। अगर वहां पर फायरिंग है वहां लैंड नहीं करो, थोड़ा आगे चले जाए, नहीं तो पीछे चले जाए। हमारे टैंक PP-76 हैं, रशियन टैंक थे। ये बने हुए थे यूरोप के लिए, जहां नदियों की आमतौर पर 200 या 300 या 400 गज की होती हैं। तो पहला अटेम्प्ट मेजर मेहता ने करा, वो नदी पार करने के इस तट से उस तट तक जाने के लिए वो असफल हुआ है। इंजन ओवरहीट होने लगे क्योंकि डिस्टेंस बहुत था। मैंने ये महसूस किया कि नदी बहुत चौड़ी तो है, लेकिन बीच बीच में इसके थोड़े आइलैंड्स हैं। तो हमने क्या किया, हम एंटर किया, पहले पे पहुंचे, फिर एंटर किया, फिर दूसरे पे पहुंचे। तो करते 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 हमें पूरा दिन लग गया पार करने। Commanding officer was heard. The Mukti boys told me, "Sir, you will not believe what's happening. First assault river crossing on country boat and fishing boat under enemy fire. Never in the world it was done." नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। 1947 में जब पाकिस्तान के साथ हमारी पहली लड़ाई की शुरुआत हुई थी, वो युद्ध चला था लगभग 1.5 साल। 1965 में जब लड़ाई हुई तो लगभग 7 महीने वो युद्ध चला था। 1999 में जब करगिल का युद्ध हुआ तो लगभग 3 महीने। लेकिन 1971 का जो युद्ध था वो केवल 13 दिन में खत्म हो गया था। यूं तो हर युद्ध में पाकिस्तान को जबरदस्त पटखनी दी गई थी, लेकिन 1971 के युद्ध में उसके 2 टुकड़े कर दिए गए थे। ईस्ट पाकिस्तान की जनता को न्याय मिला था और पाकिस्तान को कभी न भूल पाने वाला सबक। दरअसल जब कोई युद्ध इतना निर्णायक होता है तो उसके पीछे कुछ ऐतिहासिक निर्णय भी होते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक लड़ाई की कहानी सुनाते हैं। जहां दुश्मन की सोच खत्म हुई, वो तो बस हमारी सोच का सृजन था। मेघना नदी तकरीबन 16 किलोमीटर चौड़ी है। तो पाकिस्तान कभी ये नहीं सोच सकेंगे कि यहां पर से हम नदी पार करेंगे। जब दुश्मन गिरकर ढेर हुआ, वो तो बस हमारा पहला वार था। कभी कभी लड़ाई में ऐसा मनूवर करना पड़ता है जो ऑब्स्टिकल्स के अलावा दुश्मन के जहन को अटैक करता है। एक अदृश्य ताकत, एक ओझल शक्ति, भारी भरकम टैंक भी ऐसे चुपचाप आए कि दुश्मन को लगा भूत देख लिया हो। हमारे पूर्वजों ने जो आज से 50 साल पहले जो इतिहास रचा और जिस प्रकार से उन्होंने बोगरा, हिली, औखौरा और ढाका की लड़ाई में अपना परचम लहराया, कि दुश्मन ने हमें
द घोस्ट रेजिमेंट के नाम से बुलाना शुरू कर दिया था। दुश्मन की अपनी जमीन थी, बड़ी संख्या थी, बेहतर हथियार थे, पर न तो उसके पास हमारे कमांडर्स जैसी सोच थी, न हमारे सैनिकों जैसा शौर्य। वो गिर गिर कर बिखरता रहा, हम डटे रहे, बढ़ते रहे, लड़ते रहे, जीतते रहे। हमारे सैनिकों का अंदर देश और अपने पलटन के लिए जो मर मिटने का एक जज्बा था, वही जज्बा है जो कि 71 के लड़ाई में 30,000 के ऊपर 3,000 भारी पड़ गए थे और झंडा को लहरा के आए थे। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि दुश्मन तो भाग गया, रातों रात 7 और 8 की रात को खाली करके आगे निकल गया। अलग सोच, अडिग निर्णय, दृढ़ निश्चय। भारतीय सेना के अफसरों के लिए यह अपवाद नहीं, रणभूमि पर पहला कर्तव्य है। लड़ाई में विजय की इस कहानी के बेहद अहम किरदार हैं लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, जो पूर्वी मोर्चे पर तैनात 4थी कोर के कमांडर थे। उनके आने से पूरे ट्रूप्स इलेक्ट्रीफाई हो गए कि सगत सिंह आ गए हैं, अब कुछ ना कुछ होगा और लड़ाई में हमें सफलता मिलेगी, कि उनका रिकॉर्ड ही इस तरह का था। जनरल सगत सिंह केवल एक परम शक्तिशाली योद्धा नहीं थे, वो एक सशक्त विजेता थे। युद्ध में जीत ही उनका लक्ष्य था और जीत ही उनका ध्येय। इस मोर्चे पर हिंदुस्तान की जीत उनकी सोच और उनके विश्वास के बूते थी। कि 1971 के जनरल सगत सिंह का लड़ाई में जो लीडरशिप था, उसकी मिसाल हिंदुस्तान फौज में नहीं है। वो आउटस्टैंडिंग कमांडर थे। उनके दिमाग में ये हमेशा रहता था कि मैंने आगे कैसे पहुंचना है, और जो भी हुक्म उन्होंने दिए, जो भी उन्होंने सोचा, जो भी उन्होंने समझा, उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार वो चाहते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कमांडर्स उनके नीचे काम करते थे, उनका उन पे इतना भरोसा था कि जो वो बोलते थे वो दूसरे करने के लिए तैयार हो जाते थे। सो आई वुड से इन द मिलिट्री लीडरशिप एट द ऑपरेशनल लेवल, सगत सिंह एंड हिज कंट्रीब्यूशन इज अनमैच्ड। ईस्ट पाकिस्तान में ढाका तक पहुंचने के लिए भारतीय सेना कई दिशाओं से आगे बढ़ रही थी। जहां से दुश्मन तैयार था, वहां से भी, जहां वो सोच भी नहीं सकता था, वहां से। ईस्ट पाकिस्तान की पूर्वी सरहद से जो सैनिक आगे बढ़ रहे थे, यूं तो उनको सिलहट से चटगांव तक के ही इलाकों पर नियंत्रण के आदेश थे। मेघना को पार नहीं करना था, लेकिन जनरल सगत सिंह की सोच मेघना की शक्तिशाली लहरों से टकराना चाहती थी। जनरल जगजीत सिंह उन्होंने मना किया कि ये बहुत खतरनाक काम है, यू विल गेट इनटू डिफिकल्टी ऑन द अदर साइड। सो सगत ने बोला कोई बात नहीं, मैंने डिफिकल्टी का अंदाजा लगा लिया है कितना डिफिकल्ट होगा, मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूं। रण में संघर्ष हथियार से भी होता है, नीति से भी और शक्ति से भी। भारतीय सेना की दुधारी नीति थी ईस्ट पाकिस्तान में। एक तो प्रहार की बेहिसाब शक्ति हो और आगे बढ़ने की बेहिसाब गति हो। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह एक पारंपरिक योद्धा थे, लेकिन उनकी एक अपारंपरिक सोच थी। वो कुछ नया करने में, नया सोचने में कभी नहीं डरते थे। इस इलाके में पाकिस्तानी नियंत्रण अपेक्षाकृत मजबूत था और कई इलाके ऐसे थे जो उसके अभेद्य किलों के तौर पर कायम थे। भारतीय फौज की रफ्तार को रोकने के लिए पाकिस्तान ने अपने कुछ शहरों को किले में तब्दील किया और हर जगह 45 दिन का राशन और 60 दिन का असलहा स्टॉक कर दिया। अखौरा ऐसी ही एक जगह थी। बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ वहां टैंक भी थे, तोपखाना भी था और हवाई सुरक्षा कवच भी। लेफ्टिनेंट कर्नल हिम्मत सिंह जो कमान अधिकारी थे, उन्होंने डिटेल में प्लान बनाया और तमाम कंपनियों को उनके छोटे छोटे टास्क दिए, जिसमें कि जबरदस्त कंपनी, जिसको अल्फा कंपनी कहते हैं, उसे टास्क मिला कोड़ा को कैप्चर करने का, ब्रावो कंपनी को श्यामनगर, चार्ली कंपनी को बारसी एंड डेल्टा कंपनी
तो चंडी। अखौरा की मल्टी लेवल सुरक्षा से पार पाना मुश्किल हो रहा था। अखौरा के चारों ओर दलदली जमीन के साथ एंटी टैंक डिच भी थी, जिसकी वजह से 63वीं कैवलरी के स्क्वाड्रन को पार जाने में समय लग रहा था। 2 और 3 दिसंबर की रात दुश्मन के साथ भयंकर युद्ध हुआ। 4 दिसंबर को दुश्मन के हौसले टूट चुके थे और पाकिस्तानी फौज को हथियार डालने के लिए मजबूर होना पड़ा। Launched the assault first on 1st of December. 1 दिसंबर को हमने हमला किया। अखौरा की लड़ाई 5 दिन तक चली। 3-4 पाकिस्तानी काउंटर अटैक से लड़ाई की और अखौरा रेलवे स्टेशन पर नियंत्रण किया। Very important railway station of Akhora. अखौरा की हार से बेजार पाकिस्तान की इन्फेंट्री ब्रिगेड वहां से भागी। एक टैंक स्क्वाड्रन के साथ 4 गार्ड्स के सैनिक ठीक उनके पीछे थे, लेकिन तभी सैनिकों से कहा गया कि वो दुश्मन का पीछा छोड़कर ब्राह्मणबलिया में जुड़े। सैनिकों के लिए ये एक अजीब सा निर्णय था, क्योंकि सामान्य तौर पर हारे हुए दुश्मन को खत्म कर देना ही रणनीतिक समझ के तकाजे पर सही होता, पर भारतीय सेना के अधिकारियों का निशाना ज्यादा बड़े लक्ष्य पर था। जब मैं बटालियन को तकरीबन 12 बजे के करीब, कोई 10-12 किलोमीटर पीछे ब्रह्मबारिया था, तो 12 बजे के करीब 3-4 घंटे में जब हम पहुंचे, तब सीओ साहब मेरे को मिले और हमें जो ब्रह्मबारिया में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम था वहाँ पर, तब उन्होंने मेरे से कहा कि हमारे अब ऑर्डर्स हैं मेघना पार करने के। तमाम तैयारियों के बावजूद पाकिस्तान भारतीय फौज की आंधी को थाम ही नहीं पा रहा था। युद्ध भूमि में मात पे मात खाते हुए पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। जब कोई जुगत काम नहीं आई तो उसने तय किया कि भारत को किसी तरह आगे बढ़ने से रोके रखे। वो अमेरिका और चीन से सैन्य बीच बचाव की गुहार लगाने लगा कि अमेरिका की तरफ से और कुछ और देशों की तरफ से कोशिश ये थी कि इनका सीज फायर करवा दिया जाए। और उनका 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में एडवांस कर रहा था इंडिया की तरफ, और उनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह से ये सीज फायर हो जाए और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीज फायर होने के बाद अपनी अपनी फौजें वापस चली जाए। भारतीय सेना इसका ठीक विपरीत करने में लगी हुई थी, तेजी से एडवांस और रास्ते में पड़ने वाली हर रुकावट को दूर करना। अब तक अखौरा, दोखांडी और चांदपुर पर कब्जे के बाद सिलहट और चटगांव भी नियंत्रण में थे। युद्ध शुरू हुए केवल 2 दिन बीते थे, लेकिन मेघना नदी के पूर्व में अधिकतर इलाकों पर कब्जा हो चुका था। जनरल सगत सिंह जानते थे कि जो अंतिम लक्ष्य है वो ढाका है और वो चाहते थे कि पूरी ताकत झोंक दिए जाए। हालांकि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी वो मेघना नदी के इस पार तक की ही थी और ढाका अगर पहुंचना था तो मेघना नदी को पार करना पड़ता। अब अगर हम ईस्ट पाकिस्तान के उस दौरान की भी तमाम नदियों को देखें तो उसमें मेघना नदी की चौड़ाई सबसे अधिक है। कई कई इलाकों में तो 10 किलोमीटर से कहीं ज्यादा उसकी चौड़ाई। युद्ध भूमि में इंसानी अवरोध से ज्यादा कारगर होते हैं प्राकृतिक अवरोध। मेघना नदी उस क्षेत्र की बेहद शक्तिशाली नदी थी और पाकिस्तानी सेना के लिए एक प्राकृतिक कवच साबित हो रही थी। 50 years back, it would be about less than 50 साल पहले शायद वो 1 किलोमीटर चौड़ी रही होगी, जो कम नहीं होता। तेज बहाव भी साथ होता है। सर्दियों में नदियां श्रिंक होती हैं, लेकिन किनारों पर कीचड़ बढ़ता है। with their muds and all that extends. मेघना नदी को पार करने के लिए ईस्ट पाकिस्तान में केवल एक ब्रिज था। ये ब्रिज आशुगंज नाम की एक जगह पर स्थित था। आशुगंज पर अभी भी पाकिस्तानी फौज का नियंत्रण था और पाकिस्तान ने इस जगह की सुरक्षा में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। आशुगंज के ब्रिज की लंबाई 2950 फीट थी, यानी 1 किलोमीटर से कुछ कम। एडवांस करने के लिए सबसे छोटा रास्ता अखौरा, आशुगंज और ढाका था। इस रास्ते के द्वारा हमें अब इस नदी को क्रॉस करना था। आशुगंज में इस नदी के ऊपर केवल एक ब्रिज था
जिसके ऊपर दुश्मन की भारी डिप्लॉयमेंट थी और इसको क्रॉस करना हमारे लिए निहायत जरूरी था। इसीलिए यह नदी हमारी बटालियन के एडवांस के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बनी रही। मेघना की चौड़ाई इतनी थी कि उसे पार करने के लिए किसी दूसरे इलाके में तत्काल ब्रिज भी नहीं बनाया जा सकता था। कम से कम जिस मोमेंटम को बनाए रखने की मंशा भारत की थी, उतनी तेजी से ब्रिज का निर्माण नहीं हो सकता था। क्योंकि टुकड़ी का मिशन मेघना नदी के पूरब के इलाके पर कब्जा करना था, इसीलिए नाव या किश्तियां भी इतनी संख्या में नहीं थीं कि बड़ी तादाद में सैनिकों को पार कराया जा सके। भारत ने पहले वो किया जो लाजमी था, यानी ब्रिज पर नियंत्रण का प्रयास। भारतीय सैनिक जब मेघना ब्रिज के 150 मीटर के दायरे में पहुंचे तो उन पर पाकिस्तान की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। पाकिस्तानी सीमा के बिल्कुल भीतर होने के कारण यहां भारतीय तोपखाने का सपोर्ट नहीं था, लिहाजा नुकसान ज्यादा हो रहा। रणनीति बदलने की आवश्यकता थी। जनरल सगत सिंह खुद हेलीकॉप्टर में सवार होकर इलाके का जायजा लिया करते थे ताकि ये समझ सकें कि मेघना को पार करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। 8 दिसंबर को मेघना ब्रिज के नजदीक भारत का टोही मिशन 400 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। जब हम वापस आने लगे तो हम उस ब्रिज की तरफ जाते जाते हमने 2000 फुट से तकरीबन 400 फुट पर पहुंच गए और उस दौरान फिर पाकिस्तान की मशीन गन ने हमारे ऊपर फायर किया और उसके कुछ बर्स्ट हमारे ऊपर लगे। पाकिस्तान को अंदेशा था कि चूंकि आशुगंज ब्रिज मेघना पार करने का इकलौता साधन था, भारतीय सेना उस पर नियंत्रण का हर प्रयास करेगी। बाकी इलाकों में पाकिस्तानी डिफेंस का हाल देखकर उसका हौसला भी टूट रहा था कि वो ज्यादा समय तक ब्रिज पर कब्जा रख नहीं पाएगा। बौखलाहट में पाकिस्तान ने मेघना नदी को पार करने का इकलौता ब्रिज ही नष्ट कर दिया। जब वो ब्रिज को तोड़ दिया तो उसी वक्त जनरल सगत को पता लग गया कि अभी हम ब्रिज को क्रॉस करके तो परली तरफ जा नहीं सकते, दूसरी तरफ। जनरल सगत सिंह जब दोबारा रेकी के लिए निकले तो उन्हें सामने ब्रिज का मलबा दिखा। वो दुखी हुए, लेकिन फौरन उन्होंने विकल्पों पर विचार शुरू कर दिया। लेकिन एक के बाद एक गलतियां करता हुआ पाकिस्तान अपनी मौत की इबारत खुद लिख रहा था। उसने जनरल सगत सिंह के हेलीकॉप्टर पर निशाना साध दिया और जब फायर किया तो उनके जो को पायलट थे उनको गोली लगी, मगर बाद में वो बच गए और जनरल सगत सिंह को भी एक स्प्लिंटर लगा और उनके माथे के ऊपर तकरीबन थोड़ा घाव भी आ गया था। बाकी लेकिन सारे हेलीकॉप्टर को कोई खास नुकसान नहीं हुआ और सेफली लैंड कर गए। पाकिस्तानी हमले में बाल बाल बचने के बावजूद जनरल सगत सिंह का दिमाग केवल मेघना को पार करने के प्लान पर कायम था। उन्हें एक क्रांतिकारी योजना सूझी। दुश्मन कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि एडवांसिंग कॉलम ढाका तक पहुंचेगी। उन्होंने योजना बनाई कि इन्फेंट्री को पार करेंगे हेलीकॉप्टर्स की मदद से। पूरी ब्रिगेड को एयरलिफ्ट करके मेघना के पार ले जाना सोचने में ही असंभव था, पर यहां तो इस पर अमल की पूरी योजना बननी थी। और केवल सैनिक नहीं, टैंकों को भी तो दूसरी ओर ले जाना था, क्योंकि पाकिस्तान के टैंकों से मुकाबले के लिए हमें भी बराबरी की तैनाती चाहिए थी। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह थे एयरफोर्स के कमांडर। जब उनसे कहा गया कि हमने पार करना है, उन्होंने कहा करेंगे। फिर 4 गार्ड्स के हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल हिम्मत सिंह। जब उन्हें कहा गया, उन्होंने कहा हम जाएंगे। मुझे कहा कि अपने टैंक्स को मेघना नदी पार कराओ, और उनकी उम्मीद थी कि अगर टैंक्स पार हो जाते हैं और इन्फेंट्री मेघना के उस पार पहुंच जाती है तो ढाका पे एडवांस करना आसान हो जाएगा। ब्रांडबारिया के स्टेडियम पे ऑर्डर्स मिले कि 4 बजे आप लोगों को तैयार हो जाना है हेलीकॉप्टर से पार करने के लिए। उसी टाइम पे सबसे पहले हमें नक्शे दिए गए, क्योंकि हमारे ऑर्डर्स मेघना पार करने के नहीं थे, तो नक्शे भी नहीं थे। और जब हमें नक्शे मिले तो हमने देखा कि उसके अंदर ढाका भी मार्क था। तो मन में तो ये आ गया कि जनरल सगत सिंह अब ढाका ही ले जाएंगे, हमें रास्ते में नहीं रुकने वाले।
दो चीजें अहम थी, ऑपरेशन का वक्त और ड्रॉप की जगह। पहला सवाल यह था कि किस वक्त ये मिशन चलाया जाए ताकि दुश्मन से कवर मिल पाए। दूसरा ये कि चूंकि इस क्षेत्र में पाकिस्तानी फौज का अभी भी कब्जा था, तो कहां पर भारतीय सैनिकों को हेली ड्रॉप किया जाए। इस मिशन के लिए मी-4 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होना था, जिनको सिलहट में भी प्रयोग किया गया था। निर्णय लिया गया कि 9 और 10 दिसंबर के दरमियान की रात ऑपरेशन चलाया जाए। सॉर्टीज की शुरुआत अंधेरा होने से ठीक पहले की जाएगी, ताकि दुश्मन की नजरों से ओझल रहा जा सके। हालांकि नाइट फ्लाइंग उस दौर में बेहद जटिल थी। हेलीकॉप्टर वॉज नॉट क्वालिफाइड फॉर नाइट फ्लाइंग। लेकिन हेलीकॉप्टर का क्या चीज आपको, मतलब नाइट फ्लाइंग में क्या होता है, हम लोग बाहर नहीं देखते, हम लोगों को सिर्फ इंस्ट्रूमेंट देखना होता है। वहां पर क्यों करें, क्या करें, हम टेक ऑफ करें मैग्नेट में, कंपस में। कंपस में हमको डायरेक्शन तो दिख गया है, घड़ी देख के 14 मिनट या 13 मिनट करके लैंड करो, जो भी है वहां पर लैंड करो। अगर वहां पर फायरिंग है वहां लैंड नहीं करो, थोड़ा आगे चले जाओ, नहीं तो पीछे चले जाओ। ये सब दिन के टाइम पे चेक करके हमको बताया गया है। हमारा लीडर जहां पर लैंड किया वो टेक ऑफ करेगा, उसके बाद लैंड करो, हम टेक ऑफ करेंगे, पीछे वाला लैंड करेंगे। मतलब ऐसे 5-6 वेव्स होता था, 2-2 हेलीकॉप्टर। सुरक्षित लैंडिंग जोन ढूंढने के लिए कई सॉर्टीज उड़ाई गई और नरसिंगड़ी में रायपुरा नाम की जगह को चिन्हित किया गया। ये मेघना नदी के पश्चिम की दिशा में चंद किलोमीटर दूर स्थित थी। जानकारी के अनुसार वहां पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी उतनी संख्या में नहीं थी। 63वीं कैवलरी के टैंक स्क्वाड्रन को पार ले जाना भी बहुत बड़ी चुनौती था। ये स्क्वाड्रन जिन टैंकों का प्रयोग करती थी वो PT-76 टैंक थे। ये टैंक एम्फिबियस थे, यानी पानी में तैरने में सक्षम। देखिए, जब एम्फिबियस टैंक का मतलब होता है कि जब तक पानी का स्तर टैंक की चौड़ाई से कम है तब तक तो टैंक भी जमीन पर रहता है और पानी में तैरता है। लेकिन जब नदी का स्तर या नदी की डेप्थ इतनी हो जाती है, 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, उस फिर फर्क नहीं पड़ता कितनी भी हो। एक दफा एम्फिबियस पोजीशन दाखिल कर लेता है, उसके बाद पत्थर नीचे से कोई ताल्लुक नहीं है उसका, क्योंकि वो स्विमर की तरह वो पानी की तह पे चलता है। लेकिन मेघना नदी कोई सामान्य जल स्रोत नहीं थी। इसकी चौड़ाई कई किलोमीटर में फैली थी और धार बेहद तेज। मैं जिस जगह पर खड़ा था और जब मुझे कहा गया कि आपने मेघना नदी को पार करना है अपने टैंकों के साथ, तो मुझे उसका दूसरा बैंक दिख नहीं रहा था। अब 2 किलोमीटर हो या 6 किलोमीटर हो या 5 किलोमीटर हो, मुझे नहीं दिख रहा था कि मैंने कहाँ जाना है। मुझे ये मालूम था कि ये स्तर किधर है। तो आई थिंक इट इज वेरी वाइड रिवर। और जो हमारे टैंक PT-76 हैं, रशियन टैंक थे। PT का मतलब होता है प्लवुस्की टैंक का मतलब एम्फिबियस टैंक। ये बने हुए थे यूरोप के लिए, जहाँ नदियों की आमतौर पर 200 या 300 या 400 गज की होती हैं। लेकिन मेघना नदी उस स्तर पे, उस लेवल पे जहां पे हमने क्रॉस करने की कोशिश की, मुझे तो समुद्र दिख रहा था। नदियां जब बंगाल की खाड़ी के करीब होती हैं, तो उनकी गति और ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही इस इलाके में नदी का घाट दलदली कीचड़ से भरा होता है, यानी नदी में उतरने के रास्ते में ही टैंकों के फंसने का पूरा खतरा। यह ऑपरेशन लगभग असंभव लग रहा था। एंटर करने में हमें दिक्कतें आई, क्योंकि शुरू करते वक्त तो स्टार्ट से शुरू से करता है। एग्जिट करते हुए हमें दिक्कतें आई, हमको रिकॉग्निशन करना पड़ा कि कहाँ एंटर करेंगे, हम कहाँ एग्जिट करेंगे। लेकिन बीच में द ओनली प्रॉब्लम वाज बहाव। वो बहाव हमको कहाँ ले जाएगा और कहाँ जाके उतरेंगे, ये बहुत जरूरी है। नदी की तेज धार से जूझते टैंक और हवाई रास्ते से सैनिकों को दूसरे छोर पर पहुंचाते भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स मेघना की शक्तिशाली लहरों से जूझते हुए भारत के सर्वशक्तिमान योद्धा कूच कर रहे थे। दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद वंदे मातरम। कैक्टस लिली सामान्य भाषा में कहें तो एक कांटेदार पौधा और उस पर खूबसूरत फूल, लेकिन 1971 के युद्ध में यह एक ऑपरेशन का नाम था। ऑपरेशन कैक्टस लिली उन एयर ऑपरेशंस को कहा गया जो ईस्ट पाकिस्तान के मोर्चे पर भारतीय वायुसेना ने अंजाम दिए थे। पाकिस्तान ने मेघना नदी पर
जो इकलौता ब्रिज था उसे नष्ट कर दिया था और सैनिकों को दूसरे छोर पर पहुंचना था। और इसीलिए जिस एरियल ब्रिज का निर्माण भारतीय वायुसेना ने किया था वो अपने आप में अभूतपूर्व था। 1971 के युद्ध में भारतीय वायुसेना का ये एक शौर्य भरा ऑपरेशन था। फोर्ट अल्फा चाकू थी पहली पलटन थी जो कि ढाका के दौर पर सबसे पहले पहुंची। इस नदी के ऊपर केवल एक ब्रिज था जिसके ऊपर दुश्मन की भारी डिप्लॉयमेंट थी। यह एक बहुत ही सफलता हेलीबॉर्न ऑपरेशन था और ढाका के विजय के द्वार को खोल दिया। पूरब में सूर्यास्त जल्दी होता है और सर्दियों के मौसम में लगभग 5 बजे तक अंधेरा हो जाता है। सैनिकों को लेकर जाते विमानों को रात के अंधेरे में लैंड करना था, लेकिन लोकेशन मिलने में समस्या आ रही क्योंकि चिन्हित लैंडिंग जोन में घुप अंधकार था। हमारी टाइम पर एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मैं कॉलर ऊपर करके बता सकता हूं कि हम लोगों का प्रोफेशनलिज्म, हम लोगों का कैपेबिलिटी, काबिलियत इतना था, यही उन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया था। नाइट में नेविगेशन करने के लिए काफ़ी मुश्किलें होती हैं, बिकॉज दिन में तो हमें सारी चीज़ें आसानी से दिख जाती हैं, लेकिन रात के समय में जब पूरा अंधेरा होता है तो जो ज़मीन की जो नदियां हैं या कोई अपने शहर हैं उनको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और लेट नाइट के टाइम में तो ये सारी चीज़ें, लाइटें भी नहीं होती थी पुराने टाइम में ज़्यादा। रात तेजी से ढल रही थी, मेघना की तेज लहरें ललकार रही थी और भारतीय सेना को दूसरे छोर पर पहुंचाने का मिशन जारी था। अलग अलग विमानों की अलग अलग क्षमता होती है लोड उठाने की। एक मी-4 हेलीकॉप्टर में एक बार में साजो सामान के साथ 14 सैनिक सवार हो सकते थे, लेकिन जब जज्बा देशभक्ति का हो तो उपकरणों की हदें भी टूटती हैं। हेलीकॉप्टर अब आज देखोगे आप हैरान होगे, क्योंकि उसके अंदर था कुछ नहीं। अगर एरोप्लेन, जो कमर्शियल एरोप्लेन देख करके इसको देखोगे आप सोचोगे यार आप उड़ाते कैसे इसको, लेकिन हमको मालूम है कितना वो काम कर सकता है, कितना चीज ले जा सकते। एक बार में 4 मी-4 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर रहे थे। फ्यूल का वजन कम करके जवानों की संख्या को बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, पीछे के बूम डोर हटा दिए गए। नॉर्मली Mi-4 हेलीकॉप्टर्स जो रशिया के थे, रशियन ओरिजिन के, इनका लोड है 10 to 11 ट्रूप्स, 10 ही समझो आप 10। लेकिन हम लोगों को बतलाया गया कि 18 जा सकेंगे। उतरने और चढ़ने के लिए आसानी के लिए जो रियर डोर्स होते हैं वो निकाल दिए गए थे। अब आप कहोगे कि जो उसकी कैपेसिटी 10 या 11 ट्रूप्स की थी, 17-18 कैसे ले जाएंगे। हेलीकॉप्टर्स में एक खासियत है कि जैसे हवाई जहाज थोड़ा एयरपोर्ट पर रनवे पर आगे बढ़ता है और लिफ्ट बढ़ाता है, तो हेलीकॉप्टर्स को भी ऐसे ही मौका मिल जाए, सीधे ऊपर उठने के लिए नहीं, लेकिन आगे बढ़ करके स्पीड पकड़ करके उठे तो ज़्यादा लोड उठाता है। तो स्टेडियम पे जगह थी कि तकरीबन 100 मीटर की रन ले करके वो हेलीकॉप्टर्स। इन हेलीकॉप्टर्स में वेपन नहीं थे, यानी अगर दुश्मन हमला करे तो ये बेबस रहते। इसीलिए सुरक्षा के लिए 2 नैट विमान भी साथ में उड़ान भर रहे हैं, ताकि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई हरकत हो तो उसका मुकाबला किया जा सके। उसके पायलट थे एक, उस टाइम पर स्क्वाड्रन लीडर मनमोहन सिंह, बाद में जल करके एयर मार्शल मनमोहन सिंह। भारतीय सैनिक जहां उतर रहे थे वो जगह पाकिस्तानी डिफेंसेस से दूर नहीं थी।
पर राहत ये थी कि सैनिक तोपखाने की जद में नहीं थे। मेघना नदी को पार करने के लिए जिस इलाके को चुना गया था, वहां पर मेघना नदी की चौड़ाई बहुत अधिक थी, तो मुश्किलें तो बहुत ज्यादा आ रही थी, लेकिन इसका एक फायदा भी था। फायदा ये कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था कि सबसे अधिक चौड़ाई वाले इलाके से भारतीय सेना मेघना नदी को क्रॉस कर सकती है। एक बार में 23 जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए मेघना के पार पहुंचाया जा रहा था। भारतीय वायुसेना के बाजीगर अपनी जान की बाजी लगाकर इस मिशन को अंजाम दे रहे थे। ब्राह्मणबरिया से लेकर रायपुरा तक ये क्रॉसिंग कराया गया था, और जब ये सैनिकों को उतारा गया उसके बाद में इन्होंने पाकिस्तान आर्मी से लड़ाई की। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट दिया इंडियन आर्मी को, और 36 घंटे तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें कुल मिलाकर 110 सॉर्टीज़ की गई। पूरी रात हेलीकॉप्टर उड़ते रहे, और इसके बाद में ये मी-4 का ये आज तक मतलब अभी तक का सबसे बड़ा एक रिवर क्रॉसिंग था। पूरा ऑपरेशन रात के अंधेरे में चल रहा था। इलाके के बारे में सैनिकों के पास बहुत सीमित जानकारी थी, इसीलिए कुछ असमंजस की स्थितियां भी बन रही थी। लैंड करने के बाद अंधेरे के उलझन में एक टुकड़ी गलत दिशा में मुड़ गई। उन्होंने एक लोकल आदमी को पकड़ लिया, और लोकल आदमी ने क्या किया, उनको हमारी जगह मैथीगंडा की जगह वो ले गया भैरव बाजार, जहां पर 6000 पाकिस्तानी सोल्जर्स थे। तो पाकिस्तानी ने इनके ऊपर हमला बोला, गोलाबारी करी, कुछ फायरिंग की, तो 6-7 आदमी हमारे शहीद हो गए, कुछ घायल हो गए। पाकिस्तानी ने ये समझा, भैरव बाजार में जहां पर उनका पूरा डिव हेडक्वार्टर था और ब्रिगेड हेडक्वार्टर और 6000 ट्रूप्स थे, उन्होंने ये समझा कि हम लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। पाकिस्तान भारत की किसी दांव को समझ ही नहीं पा रहा था। वो गलतियों पर गलतियां करता जा रहा था। भारतीय योद्धा ऊंचे मनोबल के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। उधर भारतीय फौज के इंतजार में जैसे जनता पलक पावड़े बिछाई बैठी थी। भारतीय सेना चाहती थी इस हेली लिफ्ट की भनक किसी को न लगे, लेकिन हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही स्थानीय नागरिक जोश से भर गए। सैनिकों का स्वागत करने के लिए भागे चले आए। And when they started landing on the other side, all villages people. और जब वो लोग उस तरफ लैंड करने लगे तो गांव वाले आ गए ताली बजाते हुए। ये युद्ध लग ही नहीं रहा था, जश्न का माहौल लग रहा था। तो इस तरह से फिर भारत ने ये युद्ध जीता। बांग्लादेश के लोगों का दिल और दिमाग जीता उन्होंने। मैं यंग जनरेशन को यही सब बातें बताता हूँ। This is what I am putting in on record, and I am discussing about it to my young children. War is not about all machine gun. War is not about aircrafts. It is you fight with your intelligence, with your heart. हेली लिफ्ट एक दिन का काम नहीं था। 9 से 15 दिसंबर तक ये अभूतपूर्व ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन पाकिस्तान तो अगली सुबह ही दिमागी जंग हार चुका था। 10 तारीख को पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को बीच बचाव का निवेदन भेज दिया। One member state of the United Nations, India, has not only launched aggression on the territory of another member state, Pakistan, but has openly demanded that Pakistan dismember itself and give up that part of its territory which contains the majority of its population. भारतीय सैनिकों की टुकड़ियां जैसे जैसे पार पहुंच रही थीं, वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थीं। मिशन पूरा करते रहना जरूरी था ताकि रफ्तार बनी रहे। 19 पंजाब ने मेघना पार करते ही भैरव बाजार में काबिज पाकिस्तानी टुकड़ी को हराया और उस महत्वपूर्ण इलाके पर काबू कर लिया। फोगार्ड्स नरसिंगड़ी की ओर बढ़े और 11 दिसंबर तक चली लड़ाई में उसे नियंत्रण में ले लिया। ढाका कूच के रास्ते में फिलहाल कोई रोड़ा नहीं था, लेकिन एक मुश्किल थी। आगे बढ़ने की रफ्तार अब भी बेहद धीमी थी।
क्योंकि सैनिकों के पास गाड़ियां नहीं। अभी तक तो हेलीकॉप्टर से नदी पार कर दी, हमारी खुद के ट्रांसपोर्ट तो थे नहीं, परंतु नरसिंहडी के अंदर बस स्टैंड में हमें तकरीबन 30 बसेस मिल गई। शहर के अंदर कई ट्रक्स मिल गए, स्कूटर रिक्शाज मिल गए, ऑर्डिनरी रिक्शाज मिल गए, सब बंगाली लेकर के आ गए। उनकी कुछ जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज थी वहाँ से हमें डीजल मिल गया। और 12 तारीख को हमारा वहाँ से एडवांस ढाका की तरफ शुरू। जनरल सगत सिंह चाहते थे कि जितनी तेजी से हो सके सैनिक ढाका पहुंचे और ढाका की जो घेराबंदी है वो पूरी हो सके, और इसीलिए जो भी चीज पहिए पर चल रही थी हर चीज का इस्तेमाल किया जा रहा था। और इसमें जो स्थानीय नागरिक थे उन्होंने काफी मदद की थी भारत की। स्थानीय लोगों को एहसास था कि अगर उन्हें दमनकारी पाकिस्तानी फौज से मुक्ति चाहिए तो उनकी सहायता केवल भारतीय सेना कर सकती है। उन्होंने अपने डर को अलग रखकर भारतीय सेना की हर संभव मदद की। जब हेलीकॉप्टर लैंडिंग हमने करी है नरसिंहडी में, एक लेडी, एक हाथ में बंदूक, एक हाथ में एक डेगची जिसमें चावल खिचड़ी बना करके, और 2 बच्चे लेकर के हमारी मदद के लिए रिसीव करने आई। Mukti Bahini had died too much because they had less training. मुक्ति वाहिनी को जान का काफी नुकसान हुआ था क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन उनमें जोश बहुत था। लेकिन जोश से लड़ाई नहीं जीती जाती। हर गोली पर मरने वाले का नाम लिखा होता है। ट्रेनिंग कम होने की वजह से मुक्ति वाहिनी के कई लोग मारे गए, लेकिन वो हमेशा इंडिया और बांग्लादेश की सेनाओं के लिए लॉयल थे। मैंने देखा है मुक्ति वाहिनी के मुसलमान लड़ाके भारतीय शहीदों के लिए दुआ मांग रहे थे। With Indian soldiers' dead bodies, saying prayer. They didn't care what religion, God Almighty, and hugging them and crying. आगे बढ़ती सेना की टुकड़ियों के साथ आर्टिलरी गन्स पहुंच रही थी, लेकिन कई दफा समस्या ये भी आ रही थी कि गन पहुंच जाती पर जिस जीप पर उसे फिट होना था वो नहीं पहुंच पाती। ऐसे में गन का इस्तेमाल सीमित हो जाता था। एक और मुश्किल वो ये कि जो टैंक सेना के साथ थे वो उस रफ्तार से भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आगे पाकिस्तान के आर्मर्ड ब्रिगेड की भी तैनाती थी और उनसे मुकाबले के लिए भारत को भी अपने टैंकों की आवश्यकता थी। PT-76 टैंक यूं तो पानी को पार करने में सक्षम थे, लेकिन मेघना की धार से मुकाबला उतना भी आसान नहीं था। सबसे पहले जो जवाब मैंने उनको दिया उस टाइम पर कि मैं करूंगा, आई विल ट्राई। उसके बाद जब हमने नक्शे पे देखा, थोड़ा रिकॉनेसेंस किया, तो मैंने सोचा कि मुझे इसके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है, तो मैंने कोर कमांडर साहब से कहा कि मुझे एक हेलीकॉप्टर दिया जाए जो मैं उसकी रिकॉनेसेंस कर सकूं ऊपर से। उन्होंने दिया मुझे, मैंने रिकॉनेसेंस किया, नक्शे पे मार्क किया। पहली रिकॉनेसेंस से काफ़ी नहीं थी। मैंने दोबारा अगले दिन फिर उनसे कहा कि मुझे एक सॉटी और चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है ले लो। मैंने ये महसूस किया कि नदी बहुत चौड़ी तो है, लेकिन बीच बीच में इसके थोड़े आइलैंड्स हैं। टैंकों को पार ले जाने के लिए बाकायदा पूरी योजना तैयार की गई। पार करने के लिए जिस इलाके को ढूंढना था वहां पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए थी। साथ ही नदी के किनारे का इलाका सूखा चाहिए था ताकि टैंक पानी में उतरने से पहले ही न फंस जाएं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ढाका के करीब भारतीय टैंकों को देखकर पाकिस्तान का क्या हुआ हाल। वंदे मातरम। भारतीय सेना ने इस मोर्चे पर वो किया था जो दुनिया भर की सेनाएं सोच भी नहीं सकती थी। लहरों से जूझते हुए टैंक दूसरे पार पहुंच चुके थे और सैनिक भी उस चौड़ाई को पार करते हुए इतनी बड़ी संख्या में ढाका की ओर रास्ते में थे। 63 कैब के स्क्वाड्रन ने स्थानीय लोगों की मदद से एक ऐसा हिस्सा ढूंढा जहां से नदी में जाने के रास्ते में कोई दलदल नहीं था।
साथ ही हवाई सर्वेक्षण के साथ बीच बीच में जमीन के छोटे टापू चिन्हित किए गए जो 5-6 किलोमीटर की इस क्रॉसिंग के दौरान कुछ देर रुकने के लिए इस्तेमाल किए जाए। और फिर वो किया गया जो युद्ध के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। सर्वशक्तिशाली तीव्र मेघना को टैंकों द्वारा भी पार कर लिया गया। मैंने उस टाइम ये प्लान बनाया कि मैं जहां से भी एंटर करूंगा, क्योंकि नदी की रफ्तार इतनी तेज है, मैं चाहूं कि कम से कम मैं पहले टापू तक तो पहुंचूं। तो हमने क्या किया, हम एंटर किया, पहले पे पहुंचे, फिर एंटर किया, फिर दूसरे पे पहुंचे, फिर करते 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 हमें पूरा दिन लग गया पार करने में। इस तरीके से हमने पार किया। टैंक जब युद्ध के मैदान में सामने आते हैं तो फिर वो पल ही निर्णायक हो जाता है। जब 63 कैव के इन टैंकों को दुश्मन ने देखा तो वो ज़हनी तौर पर ही हार मान गया। इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन जो मैं कमांड कर रहा था, ये लीडिंग एलिमेंट्स, 4 गार्ड्स के लीडिंग एलिमेंट्स थे जो हेलीकॉप्टर से जिन्होंने मेघना पार किया था, उनके साथ हमने ढाका का एंट्री किया। पहला टैंक और पहली टुकड़ी थी। उससे पहले हेली ड्रॉप हो चुका था टंगैल की तरफ, कुछ लोग तूरा से आ रहे थे 101 कॉम जोन में। तो लगभग उस टाइम पर लगभग 3000 फौजी ढाका के इर्द गिर्द थे। लेकिन रोड कॉलम के साथ साथ जाते वक्त 4 गार्ड्स, 5 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन, ये पहली टुकड़ी थी जिसने एंट्री किया ढाका प्रॉपर। ढाका में इतने सैनिकों की मौजूदगी निर्णायक साबित हुई। हर ओर से घिरता पाकिस्तान समर्पण के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं समझ पा रहा था। और इतनी तेजी से ढाका पहुंचने वाले लगभग हर बटालियन के पास उस ऐतिहासिक जीत के कई किस्से जुड़ गए। उस समय का कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल हिम्मत सिंह, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल, उसने बांग्लादेश जनरल हेडक्वार्टर्स में गया और रिक्वेस्ट किया कि क्या है डिज़ाइन। जब उनको मिल गया वो डिज़ाइन, रातों रात हमारा यूनिट टेलर ये बनाया था और इंस्पेक्शन के दौरान ये फ्लैग हमने उस इंस्पेक्शन जीप में लगाया था। परेड के बाद हमारा कमांडेंट शेख मुजीबुर रहमान से रिक्वेस्ट किया कि एक मेमेंटो चाहिए इस महत्वपूर्ण मोमेंट के। तो शेख मुजीबुर रहमान सबसे पहले यही झंडे को उतार के उसका हस्तकार उसमें लगाया। 1971 विजय में कई बातों की भूमिका थी। उस रणनीति को आजमाया गया था जो किसी किताब में नहीं लिखी गई थी। रण कौशल का अद्भुत मिसाल है 1971। आज 1971 युद्ध की रणनीति दुनिया भर के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। अभी के लिए इतना ही। अभिमन्यु शर्मा, कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह और सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।